हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 13 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अब बिना कोई देरी क्यों है, आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज का पहला पहला प्रश्न। तो आज हम पढ़ रहे हैं आज के करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2025 की ये करंट अफेयर्स है। देखो, आज हम क्या करेंगे कि इस क्लास के साथ साथ क्वेश्चंस के साथ साथ हम थ्योरी करेंगे। जो हम रेगुलरली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी करते हैं। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो आसानी से उस क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाओगे। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जिनको भी जिनको भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगती हो, तो एक सुंदर सा कमेंट छापना कि हाँ वाकई में सर आप, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि पहले तो हम थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होगा कि हम उनके पहले तो हम क्या करें, थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम जब एमसीक्यू करेंगे तब हमारा रिवीजन हो जाए कि हाँ वाकई में हमको प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें थ्योरी। पहले थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, बढ़िया। देखो, भारत की भागीदारी सार्म भारत की भागीदारी शार्म एल शेख शांति शिखर सम्मेलन। देखो, भारत ने इस सम्मेलन में अपनी भागीदारी के लिए विदेश राज्य मंत्री को भेजा। अब ये बोले हैं भारत ने इस सम्मेलन, जो सम्मेलन है ना, शार्म एल शेख शांति शिखर सम्मेलन, भारत ने इस सम्मेलन में अपनी भागीदारी भाई अपनी ओर से किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। या तो प्रधानमंत्री खुद जाओ, या मतलब किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। तो जो भारत के जो अपने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, तो विदेश किसको भेजा, राज्य मंत्री को भेज दिया। किसको भेज दिया, राज्य मंत्री को भेज दिया। क्योंकि पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भाग न लेने का निर्णय लिया। मतलब पीएम मोदी ने बोल दिया है कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से तो वह भाग लेने वाला नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी ओर से अपने राज्य मंत्री को भेज देता हूँ। फिर ये कदम ये संकेत देता है कि भारत मध्य पूर्व की विवादित मसलों में सीमित लेकिन सक्रिय मध्यस्थ भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। मतलब जो ये कदम ये संकेत देता है भाई, प्रधानमंत्री खुद नहीं जा रहे हैं लेकिन राज्य मंत्री को भेज रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कदर ये संकेत देता है कि भारत जो मध्य पूर्व की जो विवादित मसले हैं ना, उसके सीमित लेकिन सक्रिय मध्यस्थ भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। आगे देखो, भारत ने पारंपरिक न्याय पक्ष बैलेंस कूटनीति रणनीति अपनाई है, जिसमें वह किसी पक्ष का पूर्ण समर्थन न करते हुए शांति प्रयास में शामिल होना चाहते हैं। भाई, जब पीएम खुद तो गया नहीं लेकिन राज्य मंत्री को भेज दिया। फिर भाई राज्य, तो फिर उन्होंने कूटनीति अपनाई। क्या कूटनीति अपनाई, जिसमें वह किसी पक्ष का पूर्ण समर्थन न करते हुए शांति प्रयासों में शामिल होना चाहता है। आगे समझ में, आगे देखो। अब ये देखो, यूपीआई में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत। भारत 8 अक्टूबर 2025 से यूपीआई लेन देन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन आदि लागू करने जा रहा है। भाई, जो 8 अक्टूबर 2025 के बाद जब आप लेन देन करोगे ना, तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए या तो फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन आदि लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है करने का, तो पिन आधारित प्रमाणीकरण की सुरक्षा चुनौतियों को कम करना। तो पिन से ज़्यादा सुरक्षा नहीं होती, इसलिए इन्होंने क्या किया, फिंगरप्रिंट और फेस से अपना रिकग्निशन आदि लागू करने के लिए लेन देन प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाना। अब यह कदम आधार इंफ्रास्ट्रक्चर से बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग सुनिश्चित करता है तथा बैंकिंग डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक प्रमाणिक बनाता है। आगे देखो, जलवायु आपदाओं का आर्थिक प्रभाव।
2025 में भारत में जलवायु संबंधी आपदाओं में से अनुमानित नुकसान 12 अरब डॉलर हुआ। कितना हुआ? 12 अरब डॉलर हुआ। बाढ़ सबसे अधिक हानिकारक आपदा रही, जिसने कुल नुकसान का लगभग 63% हिस्सा लिया। कितना? 63% हिस्सा लिया। इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक और विकास की बड़ी चुनौतियां बन चुकी है। भाई बाढ़ जैसे आपदा आती है ना, बाढ़ जलवायु जैसे आपदा आती है ना, उस समय क्या होता है कि वह सिर्फ पर्यावरणीय समस्या नहीं होती इसमें, बल्कि आर्थिक सामाजिक विकास की बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जिस देश में आते हैं वो देश काफ़ी पीछे चले जाता है। आगे देख, इससे निपटने हेतु भारत को पारिस्थितिकी संवेदनशील विकास, भावी क्षति नियंत्रण रणनीतियां, जल प्रबंधन और आपदा पूर्व तैयारी पर बल देना होगा। आर्थिक चुनौतियां, अमेरिकी रियायती शुल्क और साउथ एशिया में वृद्धि। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए उच्च शुल्क 50% साउथ एशिया की आर्थिक वृद्धि को धीरे कर सकता है। धीरे कर सकता है। ये विशेष रूप से भारत के लेबर इंटेंसिव जैसे वस्त्र, हीरे गहने, समुद्री खाद्य पर असर डालेगा। भारत ने प्रतिकार के लिए कर छूट, अवसंरचना, निवेश बढ़ाने जैसी नीतियां अपनाई हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मजबूत आर्थिक मूल बातें, विदेशी मुद्रा भंडार और नियंत्रणीय विदेशी लेन देन इसे चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं। अब देखो वप संशोधन अधिनियम। वप संशोधन अधिनियम 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द वप अमेंडमेंट एक्ट 2025 पारित कराए हैं, जिसे कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने धार्मिक संपत्तियों पर राज्य हस्तक्षेप बढ़ाने वाला बताए हैं। विरोध प्रदर्शन कई स्थानों पर हुए हैं, जैसे मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा। मुर्शिदाबाद और त्रिपुरा। आलोचकों का कहना है कि अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। आलोचक जो विपक्षी दल और जो मुस्लिम संगठन है ना, उनका कहना है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। सरकार की दलील है कि ये सुधार वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता लाने हेतु है। आगे देखो, 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव। देखो इसके बारे में पढ़ो। 130वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में पेश किया गया। अब क्यों किया गया? देखो, ये प्रस्ताव है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहे, प्रभारी अपराध में 5 वर्ष से अधिक की सजा की संभावना वाले हो तो उसे पद से हटाया जाए। देखो पहले ये देखो आप, अब जो 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव है ना, 130वां संविधान संशोधन है ना, 130वां जो संविधान संशोधन है ना, उसको पारित करने का मकसद क्या? देखो, उसका मकसद एक ही है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहे, अगर 30 दिन तक हिरासत में रहे और अगर वह 5 वर्ष या इससे अधिक अपराध की श्रेणी में आ रहा है तो उसको पद से हटा देना। ये बहुत बढ़िया किया ना, क्योंकि पहले क्या होता था भाई, जो भी अन्य मंत्रीगण होते थे कुछ भी अपराध कर लेते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर रहते थे। लेकिन अब ये 130 जो संशोधन है ना, उसमें ये पारित कर लिया कि जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य कोई भी एक्सेक्टर, कोई भी मंत्री हो, अगर वो 30 दिन से हिरासत में रहा और अगर 30 दिन के हिरासत में रहने के बाद अगर उसको सज़ा मिलने वाली है कि भाई हाँ इससे 5 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा भुगत सकता है, तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। आगे तो ये संवैधानिक बदलाव है जो आपराधिक आरोपों में निरंतर हिरासत को मोदी सीएम मंत्रियों से जोड़ता है। विपक्ष एवं कानूनी विशेषज्ञ ने इसे शक्ति विभाजन और न्यायाधिकरणों को उल्लंघन का संभावित स्रोत बताए हैं।
शार्म एल शेख शांति सम्मेलन और भारत की भूमिका। भारत ने सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री को भेजा। ठीक है, भारत ने सम्मेलन में किसको भेजा? विदेश किसको भेजा? राज्य मंत्री को भेजा है। पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया। आगे समझ में। उद्देश्य पूर्व मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया में मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया में सीमित भूमिका निभाना, किसी पक्ष का समर्थन न करना। भाई इनका मकसद एक ही है, भाई पीएम मोदी का न जाने का मकसद एक ही है कि भाई मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया में वो करना चाहता है कि भाई कोई मैटर वो शांति से निपट जाए। ठीक है। कूटनीतिक दृष्टिकोण, भारत ने संतुलित बैलेंस नीति अपनाई ताकि दोनों पक्षों के साथ संबंध बने रहे, क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो किसी एक पक्ष में तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने यह रहने का फैसला किया। यूपीआई में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण 8 अक्टूबर 2025 से लागू। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन लेन देन में सुरक्षा बढ़े। इससे क्या लाभ होगा? देखो, इससे लाभ एक ही है, पिन चोरी या धोखाधड़ी की संभावना कम होगी, तेज और यूजर फ्रेंडली भुगतान, आधार इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक प्रभावी उपयोग। आगे देखो, जलवायु आपदाओं का आर्थिक प्रभाव। 2025 में भारत में जलवायु संबंधी आपदाओं का अनुमानित नुकसान 12 अरब डॉलर। प्रमुख कारण बाढ़, तूफान और अतिवृष्टि के कारण। आवश्यकता पारिस्थितिकी और संवेदनशील विकास, आपदा प्रबंधन, भविष्य की योजना, जल और भूमि संरक्षण नीतियां। आगे देखो, अमेरिकी टैरिफ और भारत की निर्यात नीति। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर उच्च शुल्क लगाया। प्रभावित क्षेत्र जैसे वस्त्र, ज्वेलरी, समुद्री खाद्य, भारत की प्रक्रिया कर छूट, अवसंरचना, निवेश, निर्यात, संवर्धन। आरबीआई ने कहा मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक आधार इसे संभालने में मदद करेगा। क्लास के अंत तक जुड़े रहे। थ्योरी पढ़ने के बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन। दूसरा, इसका विरोध कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल कर रहे हैं और राज्य हस्तक्षेप बढ़ाने वाला कहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। 130 संशोधन, मंत्री या मुख्य 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने पर पद से हटाए जा सकते हैं। उद्देश्य आचार और प्रशासनिक जिम्मेदारी बनाए रखना। आलोचना शक्ति विभाजन और न्यायिक अधिकारों में हस्तक्षेप। आरबीआई और मुद्रा स्थिरता। देखो, भारतीय रुपया हाल ही में 2 सप्ताह से कम उतार चढ़ाव दिखा है। संकेत आरबीआई की सक्रिय हस्तक्षेप नीति और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत। उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में संतुलन। अब देखो हमें क्या फायदा हुआ। हमने पूरा जो अपने आज के जो 13 अक्टूबर 2025 की जो क्लास है ना, उसके अंदर जितने भी थ्योरी थी, थ्योरी हमने पढ़। अब थ्योरी के साथ साथ अभी हम अपने एमसीक्यू करेंगे, तब हमें मजा आएगा कि हाँ वास्तव में हमें समझ में आया है। अब देखो आज का पहला प्रश्न संख्या 1। शार्म अल शेख मिस्र में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए है विदेश मंत्री, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है विदेश राज्य मंत्री, डी है रक्षा मंत्री। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है विदेश राज्य मंत्री। आपको याद रखना। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। भारत ने 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो ए है 4.8%, बी है 4.4%, सी है 5.0%, डी है 3.9%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 4.4%। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत किस देश में अपनी पूर्ण राजनयिक उपस्थिति बहाल करने की योजना बना रहे हैं? भारत किस देश में अपनी पूर्ण राजनयिक उपस्थिति बहाल करने की योजना बना रहे हैं? तो ए है पाकिस्तान, बी है अफगानिस्तान, सी है ईरान, डी है उज्बेकिस्तान। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान, आपको याद रखना। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में अमेरिकी सीनेट द्वारा दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के लिए सहायक विदेश सचिव के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो ए है एस पॉल कपूर, बी है डोनाल्ड लू, सी है विवेक मूर्ति, डी है निशा बिस्वाल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है एस पॉल कपूर, आपको याद रखना। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2025 में भारत में जलवायु संबंधी आपदाओं से अनुमानित आर्थिक नुकसान कितना हुआ है? कितना हुआ है बताओ? अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है, उस थ्योरी के ही प्रश्न आए हैं। तो ए है 5 अरब डॉलर, बी है 8 अरब डॉलर, सी है 12 अरब डॉलर, डी है 20 अरब डॉलर। तो जिन्होंने शुरू से क्लास लेना उनको ये प्रश्न आ रहे हैं, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं ये लिख के देता हूँ। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 12 अरब डॉलर, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भारत ने काबुल में वर्तमान तकनीकी मिशन के लिए किस रूप में उन्नत करने की योजना बनाई है? तो ए है व्यापार कार्यालय, बी है प्रतिनिधि मंडल, सी है पूर्ण राजदूतावास, डी है सांस्कृतिक केंद्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है पूर्ण राजदूतावास, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा किस तिथि को हो रही है? ए है 5 से 6 अक्टूबर 2025, बी है 8 से 9 अक्टूबर 2025, सी है 10 से 11 अक्टूबर 2025, डी है 12 से 13 अक्टूबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 8 से 9 अक्टूबर 2025, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत और चीन किस महीने के अंत तक सीधी यात्री उड़ानों को पुनः शुरू करने वाला है? भारत और चीन किस महीने के अंत तक सीधी यात्री उड़ानों को पुनः शुरू कर रहा है? ए है सितंबर, बी है अक्टूबर, सी है नवंबर, डी है दिसंबर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अक्टूबर, आपको याद रखना। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, नवी मुंबई में कौन सा बड़ा अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है? ए है नया स्टेडियम, बी है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है रेलवे स्टेशन, डी है स्मार्ट सिटी केंद्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, जेएनयू द्वारा आयोजित अरावली सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या है? ए है भारत की वैश्विक भूमिका 2047 तक, बी है भारत और चीन संबंध, सी है आर्थिक नवाचार और स्टार्टअप, डी है शिक्षा नीति सुधार। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भारत की वैश्विक भूमिका 2047 तक। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी मिशन को किस रूप में उन्नत करने की घोषणा की है? तो ए है व्यापार मिशन, बी है सांस्कृतिक केंद्र, सी है पूर्ण राजदूतावास, डी है पर्यटन कार्यालय। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है पूर्ण राजदूतावास, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025
जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य रखता है। यह भी है, अधिनियम के अनुरूप किसी भी व्यक्ति का वक्फ स्थापन करना अब अर्थ मासिक रिपोर्ट देना अनिवार्य करेगा। सी है, इस अधिनियम के विरोध में देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। डी है, अधिनियम में हिंदू धार्मिक नीतियों को शामिल करने का प्रावधान है। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। देखो, मैं पहले तो आपको बता ही देता हूँ कि कोई भी किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले एक बार उस प्रश्न को पढ़ लो, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है परीक्षा देने जाते हैं तो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा प्रश्न समझ में नहीं आया, इस वजह से मेरा प्रश्न गलत हो गया। मैं आंसर तो सी देने वाला था लेकिन थोड़ी मिस्टेक की वजह से मैंने ए दे दिया। तो इसी वजह से मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न करने से पहले उसका प्रश्न क्या बोल रहा है वो देखो। तो जैसे हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो बोल रहे द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया, ठीक है, किया, इस समय कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखते हैं, तो बताओ राइट आंसर। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सी। आपको याद रखना है, इस अधिनियम के विरोध में देश के कई हिस्सों का विरोध प्रदर्शन हुए। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों असम और गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता आवंटित की है? असम और गुजरात को 500 करोड़, 708 करोड़, 1000 करोड़ या 1200 करोड़। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 708 करोड़। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारतीय रुपया हाल ही में 2 सप्ताह से कम उतार चढ़ाव दिखा रहा है, इसका क्या संकेत माना जा रहा है? विदेशी पूंजी निवेश में भारी बढ़ोतरी, आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप करके मुद्रा में स्थिर रखना, भारत की निर्यात दर में गिरावट या मुद्रास्फीति में तेजी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है आरबीआई द्वारा हस्तक्षेप करके मुद्रा को स्थिर रखना। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की यात्रा कब कर रहे हैं? तो ए है 5 से 6 अक्टूबर 2025, बी है 8 से 9 अक्टूबर 2025, सी है 10 से 11 अक्टूबर 2025, डी है 12 से 13 अक्टूबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा 8 से 9 अक्टूबर 2025। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारत ने 8 अक्टूबर 2025 से किस प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है? आधार कार्ड, पासपोर्ट प्रणाली, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान यूपीआई, डी मतदान पहचान। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात, सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान यूपीआई। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में जारी समाचारों के अनुसार भारत में 2 सप्ताह की शांति मुद्रा की स्थिरता किस केंद्रीय बैंक की नीति वापसी का संकेत मानी जा रही है? तो ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है एक्सिस बैंक। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद रखना है, बी याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न क्या। प्रश्न संख्या 18, 10x U नामक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड किस भारतीय विरासत हस्ती ने लॉन्च किया है?
ए विराट कोहली, बी है सचिन तेंदुलकर, सी है महेंद्र सिंह धोनी, डी है रोहित शर्मा। तो जिनको भी राइट आंसर अगर कमेंट करें, मैच देखते हो आपको पहले ही पता होगा। तो हम इसके राइट आंसर की बात करते तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सचिन तेंदुलकर। आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस संशोधन बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रियों को 30 दिन की हिरासत के बाद पद से हटाया जा सकता है? तो ए है 127वां संशोधन, बी है 128वां संशोधन, सी है 129वां संशोधन, डी है 130वां संशोधन। तो जिन्होंने भी थ्योरी पढ़ी है उनको ये प्रश्न आ रहे हैं। तो बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें, देखते हैं कौन राइट दे रहे हैं। तो हम राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल राइट है आपका। 130वां संशोधन आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने कौन सा आरोप लगाए हैं? तो ए है ये अधिनियम सभी धार्मिक संगठनों में लागू होगा, बी है ये अधिनियम पारदर्शिता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है, सी है ये अधिनियम मुस्लिम धार्मिक वक्फ संपत्तियों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाएगा, डी है ये अधिनियम हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को भी नियंत्रित करेगा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सी। आपको याद रखना है ये अधिनियम मुस्लिम धार्मिक वक्फ संपत्तियों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाएगा। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज हमने करंट अफेयर्स की 13 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास ली है, जिसमें हमने थ्योरी प्लस MCQ 20 किए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपके MCQ 20 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आए, कितने राइट आ रहे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगर आपको ये बताना है कि ये क्लास थ्योरी प्लस MCQ क्लास बढ़िया है कि भाई कि सर ये वाली क्लास बढ़िया है, आप हमेशा थ्योरी और MCQ क्लास लिया करो, ताकि हम थ्योरी भी पढ़ ले और थ्योरी के साथ से MCQ करके हमारा रिवीजन भी हो सकता है। तो हम ऐसे ही क्लास लिया करेंगे। क्लास कैसी लगी? क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना चैनल जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। हमारे इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, और एक आईडी है अपनी जिस नाम से चैनल है उसी नाम से जीके बाई कैलाशनाथ के नाम से भी इंस्टाग्राम आईडी है। जीके बाई कैलाशनाथ के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है। देखो जीके बाई कैलाशनाथ के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है और टेलीग्राम आईडी भी है। तो आप जाके सबको फॉलो कर दो। टेलीग्राम के अंदर आपको PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। इंस्टाग्राम से आपको किसी भी तरह की सूचना या आप हमसे किसी भी तरह का कोई डाउट या सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे आप रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।